तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, तो इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसका थ्योरी पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, आप इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग इन अ रीजन इज गिवन बाय बी नॉट 1 प्लस एक्स बाई एल के कैप। जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, and a square loop of edge L and carrying current I is placed with its edges parallel to x and y axis. So find the magnitude of net magnetic force experienced by the loop. ओके, तो आप लोग आंसर बिल्कुल सही है एंड द सोल्यूशन इज, इसका जो क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा दैट इज आई एल बी नॉट। बहुत बढ़िया। हाँ सर ये आ रहा। चलो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि वी हैव एक्स एंड वाई लाइक दिस। ओके, ये हमारा एक्स एंड वाई हो गया, और एक यहाँ पे स्क्वायर लूप है ऐसे रखा हुआ है, इसका एज कुछ ऐसे, राइट। और आप इसमें करंट कैसे भी ले सकते हो, करंट का डायरेक्शन आप जैसे भी कंसिडर करना है, करंट आप ऐसे ले लो। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बताना है, उससे फर्क पड़ेगा नहीं। इसका लेंथ ए दिया हुआ है, तो चलो ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी हो गया, लेंथ एल एंड एल। okay, and there is magnetic field which is not uniform but into the plane. This is the magnetic field into the plane, right? हमें बताना है कि what is the net force। तो हम नेट फोर्स फाइंड कैसे करेंगे, हम वन बाय वन कैलकुलेट करेंगे कि फोर्स ऑन वायर ए बी कितना हुआ। तो फोर्स ऑन वायर अगर ए बी फाइंड करना है तो ध्यान से देखना, दिस इज ए बी वायर या हम बी ए बोल सकते हैं। फोर्स ऑन वायर ए बी, बी सी सी डी एंड डी ए, चारों पे फाइंड करके वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। तो फोर्स ऑन द वायर ए बी कितना होगा, दिस इज आई, इसमें आई करंट कैरी कर रहा है। अब इस ए बी वायर पे एक्स का वैल्यू तो फिक्स है बिकॉज दिस इज एक्स वाई प्लेन, और x का वैल्यू यहाँ पे फिक्स है। तो x अगर इसमें हम पुट करेंगे सो विल गेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑन y एक्सिस ऑन ए बी वायर, दैट इज बी नॉट। तो बी नॉट इन टू द प्लेन हो गया। तो हम क्या करेंगे, आई डी एल क्रॉस बी, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म ऑन दिस लाइन बिकॉज एक्स इज कॉन्स्टेंट। सो वी कैन राइट आई टाइम्स एल टाइम्स बी नॉट, डायरेक्टली हम यही लिख देंगे आई एल बी नॉट। और इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, राइट। तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अगर आप आई क्रॉस बी करोगे तो इसका डायरेक्शन इधर आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आई कैप। ओके, सिमिलरली अगर हम सी डी वायर से फाइंड करें एफ ड्यू टू सी डी वायर, तो सी डी वायर में करंट ऐसे जा रहा है, और इधर करंट जाने की वजह से यहाँ से ए वाला डिस्टेंस तो एल है, सो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट एल हो गया। ओके, तो एक्स कोऑर्डिनेट एल है तो इसमें एक्स का वैल्यू एल पुट करेंगे, सो विल गेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस लाइन इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी नॉट। तो आई एल इंटू 2 टाइम्स बी नॉट ऑन दिस लाइन। ओके, और इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, दिस इज इन दिस डायरेक्शन। आई करंट इधर जा रहा है, क्रॉस बी करोगे तो इधर आएगा, सो दिस इज नेगेटिव ऑफ आई कैप। ओके, दिस इज द फोर्स ऑन द वायर सी डी। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है द फोर्स ऑन वायर बी सी एंड द फोर्स ऑन वायर ए डी। लेकिन यहाँ पे अब वायर पे डिफरेंट पॉइंट पे एक्स का वैल्यू डिफरेंट है, तो हमें यहाँ पे तो इंटीग्रेट करना चाहिए फिर तो, है ना। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशन करें तो हमारा सारा चीज़ें इजी हो जाएगा। सो एफ ऑन वायर बी सी प्लस फोर्स ऑन वायर ए डी, ध्यान से देखना,
इन दोनों वायर पे अगर हम कंबाइन करते हैं ए बी और ए डी, तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से एलिमेंट लेंगे दिस आइडियल, तो इस लेंथ में x का वैल्यू फिक्स होगा, दिस इज स्मॉल लेंथ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वही होगा कुछ x वैल्यू पे। तो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है लेकिन करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसमें आइडियल क्रॉस बी, अगर इस वाले ऊपर वाले एलिमेंट पे फोर्स आइडियल क्रॉस बी करेंगे तो नीचे आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आइडियल क्रॉस बी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। और ये दोनों फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आया, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए बी ए डी वायर पे छोटे छोटे एलिमेंट्स लेंगे, बी सी वायर पे छोटे छोटे एलिमेंट्स लेंगे, सारे एलिमेंट्स पे जो फोर्स लगेगा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो नेट फोर्स जीरो होगा। हमें नेट बताना है, इंडिविजुअल पे फोर्स लग रहा है, इस पे भी फोर्स लग रहा है, बट नेट दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर पूछता तो कर सकते थे। ओके, सो अगर हमें नेट फोर्स फाइंड करना है एफ नेट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ ड्यू टू ए बी, एफ ड्यू टू बी सी, एफ ड्यू टू सी डी प्लस एफ ड्यू टू ए डी। ओके, तो इन दोनों की वजह से तो हमारा ज़ीरो हो गया, और इसका हमें बस फाइंड करना रह गया। तो हम लोग लिख सकते हैं आई एल बी नॉट, ओके, आई एल बी नॉट आई कैप माइनस 2 आई एल बी नॉट आई कैप, सो दिस इज आई एल बी नॉट आई कैप। ओके, दिस इज द नेट फोर्स। और इसका अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा एफ नेट का मैग्नीट्यूड दैट इज आई एल बी नॉट, इतना मैग्नीट्यूड होगा उस वायर पे। तो फोर्स का कैलकुलेशंस बहुत ही केयरफुली करना होता है, और आप का आंसर हो जाएगा आई एल बी नॉट। ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप इसको सॉल्व करो कि we have a circular wire loop of radius a carrying a current I placed in a perpendicular magnetic field B which is uniform. Consider a small part dl of the wire. Find the force on this part wire exerted by the magnetic field. कितना होगा? मान लो कि एक हम यहाँ पे इसका रेडियस ए है, इसमें करंट आई जा रहा है, तो यहाँ पे एक हम dl एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ पे dl के ए वाला, इसका लेंथ dl है, तो इस पे बताना फोर्स कितना लगेगा। दिस इज वेरी स्मॉल एलिमेंट dl। सर मैग्नेटिक फील्ड पूरे लूप के अराउंड है ना, मतलब पूरे हाँ, एवरीवेयर एवरीवेयर मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड दैट इज बी नॉट, दैट इज बी। ओके, इसका सॉल्यूशन कुछ जनों ने सही बताया है। तो इसको हम लोग फाइंड कैसे करेंगे? यहाँ पे इसको जो फाइंड करने का मेथड है कि यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, सो करंट का डायरेक्शन अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ए वाला डायरेक्शन पे किधर होगा, ऐसा हमारा करंट होगा, टेंजेंशियल होगा हर एक पॉइंट पे, करंट इज आई, लेंथ इज डी एल। तो अगर किसी भी करंट कैरिंग लूप को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो नेट फोर्स तो जीरो होगा। तो इस पे हमें बताना है पार्ट ए में फोर्स ऑन dl, दिस इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी करोगे तो इसका फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो वी कैन राइट आई डी एल बी टुवर्ड्स सेंटर। ओके, इस सेंटर की तरफ फोर्स आएगा आई डी एल बी। अब यहाँ पे होता क्या है कि हर एक एलिमेंट पे नेट फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, ठीक है, जो भी एलिमेंट है यहाँ सेंटर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा इस तरह से, ऐसे। तो नेट फोर्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे कंप्लीट रिंग की वजह से, वो तो जीरो हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, वो जीरो होना चाहिए।
लेकिन ऐसा सोचो कि अगर किसी भी रिंग को पकड़ के हम चारों साइड से फोर्स अप्लाई करके इसको कंप्रेस करना चाह रहे हैं तो इसमें एक टेंशन डेवलप करेगा। टेंशन होता है जब हम इसको इलोंगेट करना चाहेंगे, फोर्स बाहर के साइड में लगाएंगे, और इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो इस रिंग में एक कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होगा। अब उसका वैल्यू भी हमें फाइंड करना है। तो पार्ट बी में अगर हमें कैलकुलेट करना है कंप्रेसिव फोर्स कितना होगा, तो जैसे देखो हमारे पास इस तरह का डीएल रिंग को हमने जूम करके बड़ा कर लिया, मान लो कि डीएल लेंथ का है, तो मैं 2 बना लेता हूँ। इसका रीज़न ये है कि आपको मैं रिलेट कर दूंगा। यहाँ पे इस तरह से मान लो कि एक थीटा एंगल सबटेंड कर रहे हैं, बिकॉज डीएल इज़ वेरी 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 स्मॉल एलिमेंट। सो अगर ए वाला हमारा थीटा है और यहाँ पे भी अगर हम इस तरह से बना लें लाइक दिस, ओके, तो यहाँ भी ए वाला क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, अब इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं, यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर टेंशन की हम बात करें, अगर टेंशन इसमें टी है और इसमें टेंशन टी है, तो थीटा इज वेरी स्मॉल, आर इज द रेडियस, ए इज द रेडियस, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, द रिजल्टेंट टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर ओ एंड दैट इज टी कितना, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टी साइन थीटा बाई 2 into 2 times, 2t होगा ना? 2 times, yes. So this angle is theta by 2 and this angle is also theta by 2. So 2 times t sin theta by 2, because दोनों का ऐड होके डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अब यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स है ओके, अब कंप्रेसिव फोर्स इस वाले एलिमेंट पे कैसे फोर्स लगाएगा, रिंग है तो ऐसे लगेगा, और इस पे कंप्रेसिव फोर्स इधर लगेगा। मान लो कि कंप्रेसिव फोर्स है, इसको भी हम अगर टी ले लेते हैं, टी टेंशन या फिर कंप्रेसिव फोर्स जो भी आप कंसिडर करना चाहो, तो इसका भी रिजल्टेंट कितना होगा, वही है। हम दो ऐसे ऐड करें या हम दोनों को रिवर्स करके ऐसे ऐड करें, एंगल तो फिर से वही चीज़ें होगा ना, ए वाला, ए कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज थीटा बाई 2 एंड दिस एंगल इज थीटा बाई 2। तो अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो विल गेट टी साइन थीटा बाई 2, और यहाँ भी हो जाएगा 2 टाइम्स बट अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब इधर, इसका डायरेक्शन नेट फोर्स का इधर आएगा, राइट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। तो हमें बताना है कि कंप्रेसिव फोर्स जो टेंशन होगा कितना होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशंस को यूज़ करेंगे, बिकॉज ये तो मैंने रिलेट करने के लिए बस लिख दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। इस पे कंप्रेसिव फोर्स ऐसे लगेगा, सो वी कैन राइट द 2 टाइम्स टी साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू आई। इस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लग रहा है, दैट इज एफ मैग्नेटिक फोर्स है ना, ऑन द वायर इधर, उसको बैलेंस करेगा आई डी एल इंटू बी, राइट। अब हमें टी का वैल्यू फाइंड करना है। हम अज्यूम करें कि थीटा वेरी वेरी स्मॉल, थीटा बहुत छोटा है, तो यहाँ से क्या होगा, तो 2t साइन थीटा बाई 2 को थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, आई एंड द dl इज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, dl इज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, दिस एलिमेंट का लेंथ है। एक कितना हम लोग लिख सकते हैं, रेडियस इंटू, रेडियस इज a, रेडियस इंटू थीटा आर्क लेंथ, तो वी कैन राइट a इंटू थीटा टाइम्स b। थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू आई ए बी एंड दिस इज द कंप्रेसिव फोर्स इन द रिंग, ओके। नेट फोर्स इज 0 बट कंप्रेसिव फोर्स उसमें डेवलप तो करेगा, बिकॉज हम कंप्रेस कर रहे हैं, एंड दैट इज इक्वल टू आई ए बी, ओके। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चल ओके, आप इसको सॉल्व करो कि अ सर्कुलर करेंट लूप ऑफ रेडियस ए, ये हमारा सर्कुलर करेंट लूप है रेडियस ए, इन अ रेडियल फील्ड बी एज सोन इन द फिगर, इस तरह का हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप इज, ए बी सी डी में ऑप्शंस गिवन है, आप मुझे करेक्ट ऑप्शन चैट बॉक्स में सेंड कर दो।
द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ईच पॉइंट ऑन द रिंग यूनिफॉर्म है। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन रेडियली है, बस यही गिवन है। ओके बहुत जनों ने करेक्ट आंसर बताया है एंड द करेक्ट आंसर इज सी। कुछ जनों ने ए आंसर बताया है और उनका लॉजिक ये रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो करंट कैरिंग लूप को रखेंगे तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, बट दिस इज रॉन्ग। मैंने एक्सप्लिसिटली बताया था वहाँ पे कि द मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करेंगे तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ शुड बी कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डायरेक्शंस में है तो मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है रिंग के हर एक पॉइंट पे। ओके और किसी का अगर आंसर बी आ रहा है तो उन्होंने कंपोनेंट लेने में गलती किया होगा, इफ दे आर टेकिंग द कॉस थीटा कंपोनेंट। द करेक्ट आंसर इज सी। चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे कि हमारे पास ये रिंग है, चलो एक रिंग बना लिया, ओके इस तरह का। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। कौन सा कंपोनेंट होगा? एक होगा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट और एक होगा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दिस एंगल इज थीटा फॉर ऑल। तो एक हमारा कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज बी। लेट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट बी बी, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। सो बी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में आ जाएगा, बी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में हम लोग का आ जाएगा दैट इज बी साइन थीटा। ओके ए बी साइन थीटा हो गया। तो हम दो कंपोनेंट की वजह से नेट मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करेंगे। चलो एक हम कंसिडर कर लेते हैं बी कॉस थीटा। सो बी कॉस थीटा हर एक पॉइंट पे लग रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ पे भी आप हर एक पॉइंट पे बी कॉस थीटा अप्लाई कर दो, दैट इज बी कॉस थीटा एट ईच पॉइंट ऑफ द रिंग एंड द करेंट इज फ्लोइंग इन द रिंग लाइक दिस। इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है एंड दैट इज आई। ए अब मैग्नेटिक फील्ड जो बी कॉस थीटा का कंपोनेंट है, ए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और एक कंपोनेंट हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि एक हमारा रिंग यही वाला है, ओके और इस रिंग में हमारा जो फोर्स लगेगा एक बी साइन थीटा जो कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है। सो बी साइन थीटा जो हमारा रेडियली हो गया, दिस इज बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, इधर इधर ऐसे इस तरह से लगेगा, है ना, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगेगा। ए है हमारा रेडियल डायरेक्शन में और ए लग रहा है दैट इज बी साइन थीटा। इसका मैग्नीट्यूड है बी साइन थीटा एट ईच पॉइंट। अब इन दोनों फोर्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो नेट फोर्स आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं हम ब्रेक करके। दिस फील्ड अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे सो दिस इज यूनिफॉर्म, डायरेक्शन सबका सेम है अपवर्ड डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। और अगर हम इसकी बात करें तो डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी वजह से जो फोर्स होगा जीरो हो जाएगा। एफ ड्यू टू दिस वन, F1 अगर इसको कंसिडर करें इसको जीरो हो जाएगा, लेकिन इसकी वजह से फोर्स जीरो नहीं होगा। इसमें करंट हमारा ऐसे जा रहा है, ओके दैट इज आई, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। तो अगर हम यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लेंगे और इस आई डी एल को कैलकुलेट करेंगे तो आई डी एल क्रॉस बी किधर होगा? आई डी एल क्रॉस बी दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आई डी एल दिस इज 90 डिग्री ना, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है एंड द करंट टेंजेंशियल है, तो आई डी एल क्रॉस बी अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। सॉरी, आई डी एल क्रॉस बी अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो इस पॉइंट पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो जो फोर्स हो जाएगा दिस इज आई डी एल बी साइन थीटा। ओके हर एक पॉइंट पे देखोगे तो करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे भी अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे भी अपवर्ड डायरेक्शन में। हर एक पॉइंट पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा बिकॉज करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज एट 90 डिग्री और टेंजेंशियल है और एक रेडियल है। ओके तो इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आई बी साइन थीटा, ये तो कांस्टेंट टर्म से बाहर आ जाएगा, डीएल से हम बस क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो विल गेट आई बी साइन थीटा,
और टोटल लेंथ इसका कितना हो जाएगा, दिस इज 2 पाई इंटू आर, और इसका रेडियस अगर ए है तो हम लिख देंगे 2 पाई इंटू ए. सो दिस इज फोर्स नंबर 2 एंड दिस इज आई बी 2 पाई ए साइन थीटा. ओके, तो ए हो गया फोर्स नंबर 2. अब दोनों फोर्स को ऐड कर दो, सो विल गेट द नेट फोर्स. एफ नेट इज इक्वल टू F1 plus F2 and this is equal to 2IB into pi a sin theta. ओके, ये हो जाएगा, इतना नेट फोर्स आएगा एंड दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो. और किसने कैसे सोचा, वहीं पे कंपोनेंट में ब्रेक कर दोगे. मैं तो काफ़ी ब्रेक करके बताया इसलिए इतना टाइम लग गया. करने वाले इतना कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, वो फटाफट कंपोनेंट में ब्रेक करके वहीं पे कैलकुलेशंस कर लेंगे. ओके, तो ठीक है. फिर अगर ये चीज़ें ज़रूर ध्यान देना कि द नेट फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग लूप, इसी से मैंने नोट करके लिखवाया था, द नेट फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग लूप इज 0 इफ the magnetic field at each point on the loop must be uniform, means direction और magnitude दोनों से uniform होना चाहिए, constant होना चाहिए, तब अप्लाई करेंगे. यहाँ पे 0 आपने बोला, ए रॉन्ग आंसर था, यूनिफॉर्म नहीं था मैग्नेटिक फील्ड. चलो नेक्स्ट. ओके, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो कि अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M इज हिंज्ड एट इट्स अपर पॉइंट. इस पॉइंट पे हमने हिंज कर दिया है, यहाँ पे हमारा हिंज है, राइट. इज एट रेस्ट एट दैट मोमेंट एंड द मोमेंट इन वर्टिकल प्लेन. ये वर्टिकल प्लेन में है, मतलब mg नीचे लगेगा, इधर g है. अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ b एग्जिस्ट परपेंडिकुलर टू द रॉड. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है b, मतलब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, in horizontal directions as shown in the figure. So find the force exerted by the hinge on the rod just after it is released. इसमें I करंट फ्लो कर रहा है और जब ही इसको छोड़ेंगे तो इस पर कुछ फोर्स लगेगा, ये रोटेट करेगा. इमीडिएटली आफ्टर इट इज रिलीज्ड व्हाट इज द फोर्स ऑन द हिंज, यही बताना है एट t इक्वल टू 0. दिस करंट इज I. ओके, यहाँ पे करंट I है. फाइनल कितना आएगा, mg का होल स्क्वायर प्लस ibl बाय 4 का स्क्वायर का रूट. वेरी गुड, करेक्ट है. इसमें सर ILB बाई 4 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और mg वर्टिकल डायरेक्शन में. बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड. आप लोगों का रोटेशन का कंसेप्ट क्लियर है. ओके, चलो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या होगा. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक पॉइंट O पे हम टॉर्क फाइंड करेंगे, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में हम ब्रेक कर सकते हैं ना. मान लो कि यहाँ से y डिस्टेंस है, दिस लेंथ इज y और दिस लेंथ इज dy. तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, I dl क्रॉस b. फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, इस पे फोर्स का डायरेक्शन वो किधर हो जाएगा, हमारा इधर होगा. दिस इज फोर्स df. ओके, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट O क्या होगा, डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट फोर्स लगेगा. I dl y करेंगे तो डिफरेंट फोर्स पे
फोर्स का वैल्यू तो खैर लगेगा, टॉर्क डिफरेंट होगा बिकॉज यहाँ से डिस्टेंस डिफरेंट है। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, ये हम लिख सकते हैं दैट इज डी एफ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस y, और इसी को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। df is the force on this element dy, this dy is I into dy into b, ideal क्रॉस b करेंगे तो फोर्स इधर आ जाएगा, तो I into dy into b, this is the force on this element, okay, और perpendicular distance from y for finding the torque, और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 टू L, so we'll get I B and L square whole divided by 2. This is the torque about point O. ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड हमें फाइंड करना है कि इस पे टॉर्क तो फाइंड कर लिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O क्या लिख सकते हैं, दिस इज रॉड मास m लेंथ L, so we can write ml square by 3. दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O, ओके, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसका अल्फा का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। अल्फा क्या होता है, द नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू आई नॉट इंटू अल्फा, राइट। तो नेट टॉर्क कितना है, दैट इज आई बी एल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू आई नॉट एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन व्हेन इट इज रिलीज्ड। अब यहाँ पे बोलोगे ग्रेविटी तो लग रहा है, यस mg लगेगा, बट mg का टॉर्क इस पॉइंट O के अबाउट नहीं आएगा। अगर किसी एंगल थीटा पे होता तब हमें कंसिडर करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे mg का टॉर्क 0 है, द ओनली टॉर्क ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स, और उसका हमने कैलकुलेट कर लिया है, एंड द टॉर्क ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स आई बी एल स्क्वायर बाई 2। तो अल्फा का वैल्यू इतना, तो अल्फा हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आई बी, और यहाँ पे हम लोगों का कितना आ जाएगा, इसका जो वैल्यू आ जाएगा अल्फा का 3 टाइम्स 3/2 आई बी डिवाइडेड बाई एम, ओके। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन जब हमने रिलीज किया है। तो ये चीज़ें हो गया। अब हम इस पे लिखेंगे हिंज रिएक्शन फाइंड करना है, तो हिंज रिएक्शन इज द काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, वी मस्ट फोकस ऑन द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का हम अब इक्वेशन से यहाँ पे लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास पे नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू एक्स। तो चलो इधर हम x ले लेते हैं और इधर हम y ले लेते हैं। तो x के डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखेंगे, y के डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखेंगे सेंटर ऑफ मास के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमें लिख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का y के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ओनली x के डायरेक्शन में है। r इंटू अल्फा, जब यहाँ से ये रॉड है हमारा ऐसे रोटेट करेगा तो इसका एक्सेलरेशन इधर होगा, एंड देयर इज नो एंगुलर वेलोसिटी, तो देयर इज नो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सो द नेट फोर्स अलोंग y डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास मस्ट बी 0, ओके। और इधर हमारा कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो नेट फोर्स क्या लगेगा, हिंज रिएक्शन मान लो कि y के डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट इज एच वाई हिंज रिएक्शन, and minus mg is equal to 0, therefore vertical component of the hinge reaction is equal to mg. This is mg, right? Now we have to write the horizontal component. This acceleration is alpha acm, हम बोल सकते हैं alpha into l by 2, because a वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, l by 2 है, ओके। तो हम लोग लिखेंगे कि नेट फोर्स along the horizontal direction on the center of mass is equal to मास, सिस्टम पे नेट फोर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। अब नेट फोर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे फोर्स आप सोचोगे कि केवल हम टॉर्क वाला चीज़ें ही लिखेंगे, हिंज रिएक्शन लिखेंगे। चलो हिंज रिएक्शन मान लो कि इधर हमारा है एच एक्स इज द हिंज रिएक्शन, ओके। केवल Hx नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स भी तो है। अब मैग्नेटिक फोर्स कितना है, I, करंट इसमें फ्लो कर रहा है, और एक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आएगा आइडियल क्रॉस भी, ILB। तो नेट फोर्स में हो जाएगा Hx माइनस मैग्नेटिक फोर्स ILB। ये फोर्स है, टॉर्क हमने अलग फाइंड किया था, ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये भी तो लगेगा इस डायरेक्शन में, कहीं इधर लग गया नेट फोर्स।
this plus this force is equal to mass into acceleration of the center of mass, and this is equal to negative साइन, नेगेटिव कितना लेंगे, अल्फा इंटू एल बाई टू, दिस वैल्यू इज एल। ओके, तो यहाँ से हम लोग हिंज रिएक्शन एलोंग एक्स फाइंड कर सकते हैं, आई एल बी माइनस, और इसका वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे सो विल गेट अल्फा टाइम्स, तो ये हो जाएगा आई एल बी डिवाइडेड बाई 4, sorry 3/4, this is 3/4, so we'll get ILB divided by 4. This is the component of the hinge reaction along the horizontal direction. कुछ लोग ये फोर्स मिस कर देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स जो करंट कैरिंग वायर पे लगा, इसको मिस कर देते हैं, तो आंसर गलत हो जाता है। ओके, तो द नेट फोर्स ऑन हिंज is equal to root over mg square plus ILB by 4 to the whole square, इतना लगेगा नेट फोर्स उस हिंज पे, mg अप ILB by 4 टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, तो किसी को कोई डाउट इसमें, बोलो। नहीं सर। ओके, चलो फिर एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया, एक और मैं आपको क्वेश्चन देता हूं नेक्स्ट। ओके, तो आप इसको सॉल्व करो कि अ फाइनाइट कंडक्टर ए बी कैरिंग करंट आई इज प्लेस्ड नियर अ फिक्स वेरी लॉन्ग वायर करंट कैरिंग आई नॉट हैज शोन इन द फिगर। सो फाइंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट चीज़ होता है, आपको पता है क्या होता है, and magnitude of the net ampere force on the conductor AB, मतलब इस कंडक्टिंग वायर पे नेट फोर्स कितना लगेगा और इस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे होगा, मतलब हम कौन से पॉइंट पे अज्यूम कर सकते हैं कि द नेट फोर्स इज एक्टिंग। ओके, तो कुछ जनों ने सही आंसर बताया, तो फाइनल आंसर फोर्स का तो आप लोगों ने कैलकुलेट किया था, कितना है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एल एन 1 प्लस एल बाई ए के समथिंग आ रहा था। एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस कुछ जनों ने सही फाइंड किया, कुछ जनों ने थोड़ा सा कहीं सिली मिस्टेक्स किया होगा, और हो सकता है कुछ जनों को कन्फ्यूजन होगा कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फाइंड कैसे करते हैं। तो 1 बाई 1 मैं डिस्कस करता हूँ इसको। सबसे पहले ये देखो कि इस पर फोर्स कितना लगेगा, इस पे सबसे पहले हम फोर्स फाइंड करेंगे, यही हमारा वायर ए बी है, दिस वायर इज ए बी। ओके, यहाँ से यहाँ तक, तो इस पे फोर्स फाइंड करना था, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x डिस्टेंस के बाद हम dx लेंथ ले लेंगे। ओके, दिस लेंथ इज dx, और इस पे हम फोर्स फाइंड करेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू एक्स, and the direction of magnetic field in this direction into the plane, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है जो कि वेरिएबल है, मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे वेरिएबल है। अब हमें फोर्स फाइंड करना था, आई डी एल, यहाँ पे हमारा करंट कैरिंग एलिमेंट है, आई डी एल ऐसे है, करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमारा इनटू द प्लेन है। तो आई डी एल क्रॉस बी अगर हम करेंगे तो इसका डायरेक्शन किधर आएगा, इसका डायरेक्शन हमारा ऊपर जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो नेट फोर्स आ जाएगा, नेट फोर्स की अगर हम बात करें
तो ये करेंगे हम लोग म्यू नॉट आई डी एक्स, आई एल भी करना है, चलो ए ले लेते हैं, आई एल इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो आई हम लोगों का है आई, और डी एल है डी एक्स, और बी है म्यू नॉट आई बाई 2πx। ओके, और इसका लिमिट हम लोग लेंगे फ्रॉम ए टू द लास्ट एलिमेंट ए प्लस एल, ए टू ए प्लस एल, ए टू ए प्लस एल। ओके, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा म्यू नॉट आई, और इसमें करंट आई नॉट है तो यहाँ पे हमें आई नॉट लिखना चाहिए, इट शुड बी आई नॉट, और इसमें करंट आई है तो म्यू नॉट आई नॉट बाई 2π आई, और 1/x जो यहाँ पे है ना, ए मल्टीप्लिकेशन है, ए वाला चीज़ है, इंटू 1/x dx का इंटीग्रेशन लॉग हो जाएगा तो ln a प्लस एल होल डिवाइडेड बाई एल। इतना हमारा फोर्स आ गया ऑन द वायर ए बी। ओके, अब इस फोर्स की वजह से ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, और ये फोर्स किधर लगा, along द डायरेक्शन ऑफ करंट, इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारा कैलकुलेट करना रहेगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है कि हम उस पॉइंट पे नेट फोर्स को अज्यूम कर सकते हैं कि उसी पॉइंट पे नेट फोर्स लगेगा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का यूज़ कब हम लोग करते हैं, जब टॉर्क फाइंड करना होता है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इनटू फोर्स, उसी पॉइंट पे हम नेट फोर्स को अज्यूम करते हुए फाइंड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन उसके सेंटर ऑफ मास पे होता है, तो डायरेक्ट हम mg लगा देते हैं। मैंने ये भी कराया था कि अगर हमारा कोई भी इस तरह का एक प्लेट है और इधर पूरा पानी भरा हुआ वाटर है, तो इसका फोर्स ऑफ एप्लीकेशन या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स क्या था, तो यहाँ से कुछ नीचे हाइट से आ रहा था, है ना, h/3 के समथिंग आ रहा था कुछ, तो मिड पॉइंट पे नहीं आ रहा था, तो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हम कुछ बताए थे कि यहाँ पे होगा। उसी तरह से इस वाले क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेंटर ऑफ उसके मास पे नहीं होगा, डिफरेंट पॉइंट पे होगा। और वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो उसका कैलकुलेशंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि टॉर्क फाइंड करते हैं। फोर्स पता है तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ करेंगे, और वही लेंथ हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन देगा। ओके, तो टॉर्क फाइंड करो यहाँ से। यहाँ पे टॉर्क कैसे फाइंड करेंगे, द टॉर्क अबाउट पॉइंट, चलो वो पॉइंट ले लेते हैं इस वायर पे, टॉर्क अबाउट पॉइंट वो कितना हो जाएगा, df स्मॉल फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ, दिस इज x। ओके, परपेंडिकुलर लेंथ इंटू x। अब परपेंडिकुलर लेंथ से मल्टीप्लाई करते जाओ, df कितना है, ये हो जाएगा हम लोगों का, यही जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था df ए वाला, i dx म्यू नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2πx, दिस इज द फोर्स स्मॉल फोर्स dx इंटू x। ओके, तो जो हमारा नेट टॉर्क आ जाएगा, द नेट टॉर्क इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होल डिवाइडेड बाई 2π, और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, x से x कैंसल आउट हो जाएगा, और इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू a प्लस एल, फर्स्ट एलिमेंट a, लास्ट एलिमेंट a प्लस एल। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे सो विल गेट द नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2π। ओके, और a हो जाएगा हमारा a प्लस एल माइनस ए, ये हो जाएगा टोटल l। ओके, ए टॉर्क आ गया O के अबाउट। ओके, आप बोलोगे इस टॉर्क का हम करेंगे क्या, तो इस टॉर्क को करने के लिए अब हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फाइंड करना है, तो लेट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बी एट x। मान लो कि x है फ्रॉम पॉइंट O। हमने पॉइंट O क्यों किया, बिकॉज हमने पॉइंट O से ही टॉर्क फाइंड किया है, तो हम पॉइंट O से ही x डिस्टेंस पे बोल सकते हैं कि मान लो कि वहीं पे हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। तो अब हम क्या करेंगे कि द टॉर्क
इज इक्वल टू फोर्स इंटू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक्स। ये टॉर्क देगा। हम ऐसा अज्यूम करें कि नेट फोर्स उस पॉइंट पे लग रहा है और टॉर्क इतना दे देगा पॉइंट ओ के अबाउट। पॉइंट ओ के अबाउट हमने टॉर्क फाइंड किया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू एल इज इक्वल टू द नेट फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होल डिवाइडेड बाई 2 पाई और यहाँ पे हो जाएगा एल एन ए प्लस एल होल डिवाइडेड बाई एल होल डिवाइडेड बाई ए, सॉरी दिस इज ए, ओके। और इनटू x से मल्टीप्लाई कर दो तो x इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो x इज इक्वल टू l डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा हमारा ln 1 प्लस l डिवाइडेड बाई a एंड इतना डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा x इज इक्वल टू दिस फ्रॉम द वायर, फ्रॉम द लॉन्ग वायर। इतना डिस्टेंस पे उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लाई करेगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हम कभी भी किसी भी टाइप के फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फाइंड कर सकते हैं। बस यही मेथड हमें पता रखना है। टॉर्क फाइंड कर लो किसी पॉइंट से और नेट फोर्स फाइंड कर लो। फोर्स इंटू लेंथ इज इक्वल टू टॉर्क होना चाहिए और वो हमारा जो x आएगा और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। अब हम डायरेक्टली इतने लेंथ पे x लेंथ पे नेट फोर्स जो हमारा लग रहा था उसको कंसिडर कर सकते थे। अब इससे हेल्प क्या मिलेगा? इससे हमको डायरेक्ट टॉर्क के कैलकुलेशन में हमें हेल्प मिलेगा। जिस तरह से mg का टॉर्क सेंटर ऑफ मास से जाता था उसी तरह से इस फोर्स का टॉर्क इतना लेंथ से जाएगा। ओके, क्या बोल रहे हो इसमें? मतलब सर हम लोग ओ के अबाउट निकालें तो कोई और आर्बिट्री पॉइंट कंसिडर करके उसके अबाउट निकाल कर। एग्जैक्टली अगर आप मान लो कि हम यहाँ पे ओ पॉइंट को कंसिडर किए थे, अगर हम मान लो पॉइंट ए को कंसिडर करते, राइट, आप मान लो कि पॉइंट ए को अगर आप कंसिडर करते तो यहाँ से आप टॉर्क लिखते, राइट, यहाँ पे टॉर्क फाइंड करते इस पॉइंट ओ प्राइम के अबाउट। अब इसका लिमिट कहाँ से जाता? 0 टू एल, ओके। और इसका फोर्स का इक्वेशन आप क्या लिखते? म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई 1 बाई फोर्स कितना होगा? a प्लस एक्स, ठीक है, a प्लस एक्स और एवरीथिंग आप कैलकुलेट करते। टॉर्क आता है इस पॉइंट के अबाउट। अब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड किया। नेट फोर्स तो किसी पॉइंट से होता नहीं, नेट फोर्स तो एज इट इज रहेगा। तो नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ प्राइम इज इक्वल टू द नेट फोर्स इनटू लेंथ x एंड दैट वैल्यू ऑफ x अब आपको मिलेगा पॉइंट ए से। कितना डिस्टेंस पे इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है? हाँ सर, ओके। हमने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहां से फाइंड किया, ओ से इतना डिस्टेंस पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। अब आप ए से सब कुछ कैलकुलेट करते तो आपका आंसर पॉइंट ए से कितना डिस्टेंस पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो मिलेगा। हालांकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक ही पॉइंट पे होगा, दोनों ही केसेस में पॉइंट एक ही होगा, उसका वैल्यू चेंज करेगा बिकॉज आप पॉइंट चेंज कर रहे हो ओ से एन ए से। ओके, हाँ सर। ओके चलो, तो इसमें और किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? बोलो। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इस हाँ। कंडक्टर का जो मूवमेंट होएगा वो क्या कुछ ऐसा होगा कि जब वो पहले में ऊपर मूव करेगा टर्निंग क्लॉकवाइज, हाँ। फिर ऊपर स्टॉप कर जाएगा, फिर नीचे मूव करेगा टर्निंग एंटी क्लॉकवाइज और ऐसे होते जाएगा। इस इंस्टेंट पे एक किधर टर्न करेगा ये बताओ तो पहले आप लोग कि इस इंस्टेंट पे इसका टर्निंग क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में होगा, मतलब ऐसे होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? इस पर तो इस मोमेंट पे एंटी क्लॉकवाइज, हाँ सर एंड इस मोमेंट पे एंटी क्लॉकवाइज। चलो बाकी जने भी सोच के बताओ। यहाँ पे पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा होगा और जैसे इधर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कम होते जाएगा। चलो मिड पॉइंट से डिवाइड कर दो आप। इस पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा और यहाँ पे फोर्स तो लगेगा लेकिन कम लगेगा और यहाँ पे ज़्यादा लगेगा। तो इस पे ज़्यादा फोर्स है, इस पे कम फोर्स है, रोटेट तो करेगा। तो कैसे रोटेट करना चाहिए? इसको ऐसे रोटेट करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इधर
इस हाफ पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है और इस हाफ पे कम फोर्स लग रहा है, तो नेट टॉर्क तो ऐसे इसको रोटेट करा देगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम देखेंगे तो ए इस तरह से रोटेशन इसका होगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैं और आपको क्वेश्चन देता हूं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके आप इसको सॉल्व करो कि एक लॉन्ग वायर ए बी है विच इज़ फ्री टू मूव इन वर्टिकल प्लेन। ए बी में 20 एम्पियर का करंट है एंड इन इक्विलिब्रियम एट 0.01 मीटर, मतलब दिस लेंथ इज, इफ यू अज्यूम दिस लेंथ इज डी, सो डी इज इक्वल टू 0.01 मीटर। सी डी में 30 एम्पियर का करंट है और जब ए बी को स्लाइटली हम डिप्रेस कर रहे हैं, नीचे ला रहे हैं, तो इट विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, सो यू हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। किसी ने पूछा है कि वी हैव टू यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन इन दिस केस। यस यू हैव टू टेक द स्मॉल अप्रोक्सीमेशन, मतलब हम एक्स डिस्प्लेस को कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा बहुत ही कम होगा, तो अप्रोक्सीमेशन तो लेना है। इसमें आप पहले ए एज्यूम कर लो कि लेट द लेंथ ऑफ ए बी एल, एल तो एज्यूम कर ही सकते हैं, हालांकि लार्ज है, लार्ज तो कुछ होता नहीं है, एल लेंथ है एंड मास पर यूनिट लेंथ इसको हम लेमडा ले लेते हैं इस ए बी वायर का, एंड दिस इज सी डी। अगर इसमें हम करंट इधर लेंगे, दिस इज I2, तो इसमें करंट I1 किस डायरेक्शन में जाना चाहिए कि SHM हो। अगर हम इसको पैरेलल ले लेंगे तो पैरेलल करंट कैरिंग वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है? सर अट्रैक्ट अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में तो नहीं रहेगा, mg भी नीचे आएगा और ए भी इधर अट्रैक्ट करेगा, तो नीचे ये तो फॉल कर जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली करंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए, दिस इज I1, ओके और इस पर एक mg फोर्स लग रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन हम ये लिख सकते हैं कि d का वैल्यू 0.01 है, तो इस पे नेट फोर्स बैलेंस है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट इंटू I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डी, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर CD विच इज फिक्स्ड एंड दिस इज AB। और कितना लेंथ में हमें फाइंड करना है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड I1 इंटू L, राइट, दिस इज इक्वल टू mg और टोटल मास हम लिख सकते हैं लेमडा इंटू L इंटू G। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सर हाँ सर टाइम पीरियड क्या 2π/10√10 है? 2π/10√10 G और D के टर्म्स में अगर आप बोलो तो सर 2π/√G/d। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है, यस। तो यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे, अरे वाह चलो बहुत अच्छा। अब यहाँ से हमने क्या किया कि इसको x डिस्प्लेस किया, इस वायर को थोड़ा सा नीचे हम ला रहे हैं, दिस लेंथ इज, इसको हम क्या ले लें, इसको चलो x लेंथ नीचे ला दिया, दिस इज द मीन पोजीशन ना, तो मीन पोजीशन से हम x लेंथ इसको नीचे डिस्प्लेस कर रहे हैं, दिस इज द मीन पोजीशन, राइट। अब वहाँ से x डिस्प्लेस करेंगे तो कुछ इस पे रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा और उस रिस्टोरिंग फोर्स का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो x डिस्प्लेस कर दिया तो a वाला लेंथ कितना हो जाएगा हम लोग का, d - x, ओके। सो द रिस्टोरिंग फोर्स
जो हो जाएगा दिस इज कितना लगेगा, ए हम लोगों का हो जाएगा म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई डी माइनस एक्स और इंटू I1 इंटू एल, दिस माइनस mg, इतना ही लगेगा बिकॉज इस पे अब वायर ऊपर रिपेल करेगा इसको और mg इस पे नीचे अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स इतना हम लोग लिख सकते हैं ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स एंड दिस इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे सो विल गेट म्यू नॉट I2 I1 इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 पाई और ये हो जाएगा 1 बाई डी माइनस एक्स और माइनस mg का वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पुट कर रहे हैं, दिस mg इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 I1 L बाई 2 पाई डी, सो दिस इज 1 बाई डी। ध्यान से देखना, दिस mg का वैल्यू हम इस इक्वेशन से डायरेक्टली उठा लिए एंड दैट इज 1 बाई डी। ओके, अब इसका कैलकुलेशन देखो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L होल डिवाइडेड बाई 2 पाई और a 1 बाई डी माइनस एक्स 1 बाई डी, ऐसे ले लो d इंटू डी माइनस एक्स एक जगह ले लिया एंड दिस इज d माइनस डी प्लस एक्स। हम रिस्टोरिंग फोर्स में इंटरेस्टेड है, हमें पता है वो तो मीन पोजीशन की तरफ ही पुश करेगा उसको, सो द रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 ओके म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई ओके, और इसका जो वैल्यू आ जाएगा हम लोगों का ये कितना हो जाएगा, दिस इज x बाई डी इंटू डी माइनस एक्स और हमारा स्मॉल अप्रोक्सीमेशन है, x का वैल्यू काफ़ी छोटा है d से। अब रिस्टोरिंग फोर्स को नेट रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा ये जो हमारा है ये मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, दिस इज m इंटू ए, इसको हम ऐसे इक्वेट कर सकते हैं। दिस इज वेरी स्मॉल सो वी कैन रिप्लेस मास को क्या लिख सकते हैं, लेमडा टाइम्स एल इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई और दिस d बाई डी माइनस एक्स को हम इसको d से रिप्लेस कर सकते हैं बिकॉज दिस इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, x बहुत छोटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इज डी स्क्वायर और इंटू एक्स, this force is proportional to x, so yes this will perform simple harmonic motion। now we have to find the acceleration part, lambda का वैल्यू क्या लिख दें हम लोग, और यहाँ पे l भी है, this is l, तो l से l कैंसिल हो जाएगा। अब lambda का वैल्यू यहाँ इक्वेशन से देखो, ए lambda l इंटू जी इज इक्वल टू दिस, तो lambda का वैल्यू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी डिवाइडेड बाई जी, तो यहां से हम लेमडा का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो द लेमडा वी कैन राइट म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी और ये हो जाएगा हम लोगों का g, दिस इज लेमडा इंटू एल इंटू ए इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डी स्क्वायर इंटू एक्स, राइट। अब देखो यहाँ से कौन सा टर्म्स कैंसिल हो रहा है, सो एक्सेलरेशन विल बी ए जी ऊपर जाएगा g और यहाँ पे हमारा एक d यहाँ पे है एंड एक d यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा, तो विल गेट g बाई डी, l से l कैंसिल हो गया एंड बाकी पैरामीटर सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, सो g बाई डी इंटू एक्स एंड दिस इज द बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स, सो वी कैन अप्लाई अ माइनस साइन ओके। तो द टाइम पीरियड t is equal to 2 pi by omega and omega square we can write g by d and therefore 2 pi root over कितना हो जाएगा हम लोगों का एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा d by g ना, हाँ सर। ओके, सो दिस इज इक्वल टू d by g, सो दिस इज द टाइम पीरियड ओके। और अगर आप इसको फाइंड करोगे d का वैल्यू अगर आप पुट करोगे सो विल गेट द टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर d इज इक्वल टू 0.01 डिवाइडेड बाई 10 अप्रॉक्सीमेटली विल गेट 0.2 सेकेंड। एक बार आप कैलकुलेशन कर लेना इसका, तो इस तरह से हम इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं
और x का स्मॉल अप्रोक्सीमेशन लेना होता है। जब भी फोर्स लीनियर नहीं है तो भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए SHM होता है। इस तरह के बहुत सारे केसेस हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो उस अप्रोक्सीमेशंस को सब कुछ कैलकुलेशंस के बाद अप्लाई करना होता है। ओके, फाइनल रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट कर लो एज अ फंक्शन ऑफ d and x एवरीथिंग, और लास्ट में आप अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करो। तो इतना हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा। ओके ओके, तो ये रहा हम लोगों का फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर कैलकुलेशंस। इसमें ढेर सारे हमने क्वेश्चंस किए जिसमें मैकेनिक्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ आया। तो मैकेनिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसका कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। ओके